हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आज जिस तरह की मूव्स हमने बाजार में देखी हैं, आपको टॉप पिक्स कहां पे नजर आती हैं? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से आप देखोगे अनसर्टेनिटी जो है माहौल में बनता रहा है और फिर 2020 में भी अनसर्टेनिटी पूरे जारी रहेगा। मेरे ख्याल से गोल्ड जो है वो टॉप पिक रहेगा आज के लिए, और आपको बाय करना है तो 47,150 का एंट्री पॉइंट रहेगा, 46,850 का स्टॉप रहेगा और ऊपर टारगेट पे 47,800 के लिए रहेंगे। वैसे ही हमें सलाह रहेगी कि क्रूड ऑयल को सेल करना चाहिए जून वाइदर 2910 के आसपास, 2975 का स्टॉप रहेगा और टारगेट रहेगा 2800 का। मेरे ख्याल से ये दो हमारे टॉप पिक्स रहेंगे। मनोज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी खासी मूवमेंट है, खरीफ का रकबा जारी होने लगा है और मॉनसून की प्रोग्रेस काफी बेहतर है, लॉकडाउन खुल रहा है, इस बीच एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहां है मूवमेंट? नमस्कार मनीषा, बिल्कुल एक खरीदारी की पिक रहेगी और एक बिकवाली की। खाने की तेलों में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे रिफाइंड सोया तेल जुलाई वायदा में 810 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 804 का एक स्टॉप लॉस रखे, लक्ष्य होगा 818 और 822। वहीं केस्टर सीड जुलाई वायदा में 3800 के स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। 3855 का एक स्टॉप लॉस रखे और 3700 का यहाँ पे लक्ष्य रहेगा। खाने के तेलों की आपने बात यहां पर करी मनोज, और उसी के ऊपर आगे भी खबर लेना चाहेंगे क्योंकि यहां पर आज बढ़त देखने को मिली है। विदेशी बाजारों से यहां पर संकेत अच्छे हैं, घरेलू बाजार में मांग यहां पर बेहतर हो रही है और हमने देखा है कि जिस तरह का बुआई का रकबा है वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त फिलहाल देखने को मिली है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के बीवी मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर बात करने के लिए। मिस्टर मेहता नमस्कार। खाने के तेलों में फिर से हल्की सी हमने बढ़त बनते हुए देखी है, फिर चाहे वो मलेशिया हो, सीबॉट हो या फिर भारतीय बाजार हो, इमीडिएट जो बढ़त है वो आप किन कारणों से देखते हैं? बेसिकली ये लॉकडाउन अभी जो खुल रहा है इसके वजह से डिमांड निकली है। जो अप्रैल और मई महीने में डिमांड ही नहीं थी, खासकर होरेका सेगमेंट से, वो अभी होटल रेस्टोरेंट धीरे धीरे खुल रहे हैं, उनका एक रीजन है कि वहां से डिमांड निकली। दूसरा, अप्रैल में हाउस वाइफ ने भी अपना स्टॉक किया था, वो मई तक चला, तो अभी उनका भी जो घर में स्टॉक बना था वो भी खत्म हो रहा है, तो वो भी एक हाउस वाइफ भी बाहर से ले रही है। तो दो रीजन में दिख रहा है, एक तो होरेका खुल रहा है और हाउस वाइफ का भी जो घर में स्टॉक लेते थे वो भी वहां से भी डिमांड आ रही है। तो कंज्यूमर की भी डिमांड है और एक आपकी डिमांड खुल रही है, इसके वजह से है। हाँ जी मैडम। हेलो। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मलेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट की बढ़त हमने आते हुए देखी है, 1 से 15 जून के बीच में जो डेटा आया है, आपको लगता है ये बढ़त आगे जाके बरकरार रह सकती है? देखिए, अप्रैल महीने में जो इनपुट है सबसे लोएस्ट हुआ था, अभी अपनी पाइपलाइन भी थोड़ी खाली है और अभी अगले सीजन भी आएगी, अगस्त जुलाई अगस्त में फेस्टिवल थोड़े आएंगे तो डिमांड निकलेगी और पाइपलाइन खाली है, तो नेचुरली डिमांड एक बार जरूरी नहीं कि हम मलेशिया से आए, ज्यादा तो पाम ऑयल आएगा आपसे, इंडोनेशिया से आएंगे, थोड़ा बहुत पाम ऑयल आएगा मलेशिया से। ज्यादा उम्मीद मैं नहीं करता कि मलेशिया से ज्यादा आएगा। आज भी लोगों को एक है कि भाई इंडोनेशिया से ले ले। और दूसरा जो भी आगे जाकर अब आपको क्या लगता है किस तरह की मांग रह सकती है मिस्टर मेहता? बिकॉज जो खरीफ का रकबा अभी तक हमने आता हुआ देखा है उसके हिसाब से ऑयल सीड में का जो बुआई का इलाका है वो 300% ज्यादा है पिछले साल सेम टाइम के कंपैरिजन में। आपको लगता है किसान इस बार यहाँ पर ऑयल सीड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं, देखिए, पहले तो जो आज जो इनिशियल डेटा है उसके वी कैन नॉट से 300% बढ़ा है, पर डेफिनेटली ग्राउंडनट में एकरेज बढ़ा है क्योंकि अर्ली सोइंग हुआ है, बारिश हुई है। पर डेफिनेटली जो रुझान आ रहा है कि ऐसा लगता है ये साल ऑयल सीड में एकरेज बढ़ेगा, खासकर ग्राउंडनट में एकरेज काफी बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। और दूसरा, सोयाबीन में बढ़ सकता है, दोनों में बढ़ सकता है क्योंकि सीजन अच्छी है। तो उसका एक और भी है कि भाई वहाँ बढ़ेगा तो दूसरे में कम होगा, तो भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ऑयल सीड बढ़ेगा तो किसमें कम होगा, कहाँ आपके पास जगह है। हो सकता है कि ग्राउंडनट की जगह पे कैस्टर कम हो सकता है, तो मगर आज जो सोइंग का डेटा है एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, पर वी कैनॉट से 300% बढ़ गया है। दैट कैनॉट कंटिन्यू। जब तक आपका जुलाई मंथ खत्म नहीं होगा तब तक आपको एकरेज का डेटा
बदलते रहेगा। तो इसके लिए लेट्स वेट, लेट्स नॉट जंप टू दैट कंक्लूजन कि 300% बढ़ गया है। हाँ जी मनीषा जी। जी हाँ, डन दैट मिस्टर मेहता, क्योंकि अभी इनिशियल नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतर है, लेकिन आपकी बात सही है, अभी इंतजार करना चाहिए। दीज आर अर्ली डेज और आगे जाकर काफी ज्यादा मूवमेंट इन नंबर्स में फिलहाल देखने को मिल सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए। खरीफ फसलों पर ही एक नजर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुआई के आंकड़े अच्छे आए हैं। अर्ली डेज ही सही, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स यहाँ पर जरूर देखने को मिली हैं। खरीफ के रकबे में करीबन 13% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसी पर और बाकी और सब्जेक्ट्स पर भी बात करने के लिए हमारे साथ हैं केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस। मदन नमस्कार। सबसे पहले तो खरीफ के आंकड़ों पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी है, नंबर्स बेहतर लगने लगे हैं, प्राइसेस ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दबाव में है। आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को? ये तो बहुत अच्छा साइन है कि खरीफ का एकरेज वी आर सीइंग अ बिग इंक्रीज आउट देयर। और जैसे पहले स्पीकर ने पॉइंट आउट किया, इट्स आर टू अर्ली डेज फॉर अस टू जंप टू कंक्लूजन, लेकिन जब तक हमने ये आईएमडी का फोकस लेंगे व्हिच इज एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून प्लस इफ यू लुक एट दिस काइंड ऑफ एकरेज, ऐसा लगता है कि खरीफ का प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हम ये याद रखना चाहिए कि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज व्हाट हैपेंस बाय जुलाई अगस्त। आई थिंक वहाँ पे हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि उनका टोटल प्रोग्रेस क्या है, कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस इज रियली बीइंग मेड। और ये भी बात हमें याद रखना है कि बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज माइग्रेशन जो हमने देखा लेबर का, देयर हैज बीन अ टेंडेंसी फॉर मोर पीपल टू गो टू लैंड, व्हिच आल्सो मीन्स दैट देयर इज मोर सोइंग टेकिंग प्लेस। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग बैक टू द फार्मलैंड। तो इसकी वजह से जो शुरुआत में हम देख रहे हैं कि सोइंग, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ मच बेटर नंबर। बट हमें जरूर वी हैव टू बी अ बिट पेशेंट एंड सी हाउ दिस पैन्स आउट in the next 2 months. जी मदन, एक और चीज, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इनिशियल नंबर्स हैं, धान की बुआई में 15% की बढ़त है, दालों के रकबा 44% तक बढ़ा है, तिलहन में सबसे ज्यादा बढ़त फिलहाल हमने आते हुए देखी है। लेकिन एक और सब्जेक्ट है और वो है यूएस चाइना का जो ट्रेड टेंशन है, वो तो हम देखते ही रहे हैं इतने समय तक। उसका इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस बाकी सब एसेट क्लासेस पर भी रहा है, लेकिन आज जो इंडिया चाइना में हमने कंसर्न्स आते हुए देखी, उसका भी इम्पैक्ट इक्विटीज पे देखने को मिला, करेंसी पे देखने को मिला। और बाजार अब ये देख रहा है कि अच्छा, भारत और चाइना के बीच में क्या ट्रेड होता है। क्या आप कहेंगे ये चिंताजनक बात है, यहाँ पर फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है? अगर हम खाली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की तरफ से देखेंगे, आई डोंट थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंशन, क्योंकि जो इंडिया चाइना के बीच में जो भी ट्रेड होता है, आई थिंक दैट्स मोर इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और वही मार्जिनल होता है जो एग्रीकल्चर पर हम देखते हैं। और जो भी हमारा प्रोडक्शन का प्रोस्पेक्ट है, इफ यू रियलाइज मोस्ट ऑफ देम तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही है। और जैसे हम एडिबल ऑयल्स देखेंगे, वहाँ पे हमारा ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है, दैट इज समथिंग विच कुड बी इम्पैक्टेड इन द लॉन्ग रन, अगर हम देखेंगे कि किस सोर्स से हम इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो भी ग्लोबल प्राइसेस है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल डायनामिक, और इंडिया चाइना बाय इटसेल्फ विल नॉट बी पुटिंग टू मच ऑफ प्रेशर ऑन दैट। पॉइंट टेकन मदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए और उन दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर हमसे बात करने के लिए। लेकिन इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, दर्शकों को भी जोड़ेंगे, लेंगे उनके सवालों के जवाब। आपका स्वागत है और अब वो समय हो चला है जब अपने दर्शकों को हम इस शो में हाजिर करते हैं। सबसे पहले दीपक अग्रवाल जी मालेगांव से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम कुकुड़ सेल किया था कॉटन ऑयल के 3 लॉट। हेलो हेलो जी दीपक जी। तो वो कहाँ तक के जाएंगे इसमें? अभी इसमें प्रॉफिट बुक करना है या स्टैंड रखना क्या है उसमें? मनोज जी क्या राय देंगे आप दीपक जी को? 5 लॉट की बिकवाली है कोकुराल की, इन्होंने 2000 के लेवल्स पे बिकवाली की है। यहाँ पे अगर जून वायदा की बात करें तो मेरा मानना है कि 1970 के आसपास सपोर्ट है, तो 25 से 30 रुपए की ओर गिरावट आती है तो एक बार वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। और अगर वही इनकी पोजीशन अगर जुलाई वायदा में है तो यहाँ पे
2070 से 2080 के दायरे में अगर भाव आते हैं तो एक बार शॉर्ट पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। चलिए, यानी कि कुछ फायदा आपको यहाँ पर अगले कुछ दिनों में आता हुआ नजर आएगा दीपक जी, वहां पर आपको यहाँ मुनाफा वसूली करनी चाहिए। एक एसएमएस लेंगे आप रिजवान का बाराबांकी यूपी से। ये लिखते हैं मनोज जी की मेंथा तेल इन्होंने 5 क्विंटल इनके पास है, किसान हैं ये, होल्ड करके बैठे हैं, आगे किस तरह की मांग निकल के आ सकती है और क्या भाव रह सकते हैं? मेंथा तेल में हमने पिछले कुछ दिनों में काफी जो है गिरावट आते हुए देखी और कमोडिटी 1000 के स्तरों के भी नीचे फिसल गई है। हालांकि अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो ईज हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक बार फिर जो है डिमांड देखने को मिल सकती है। वर्तमान स्तरों पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और कीमतें कहीं भी 1070 1080 के आसपास आए तो वहां पे फिर एक बार निकलने की रणनीति रखना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आपके लिए राय है रिजवान जी। चांदी पर भी एक हमारे पास व्हाट्सएप है प्रवीण जी का चेन्नई से। प्रथमेश ये लिखते हैं कि 2 लॉट इन्होंने खरीदारी करी है 47,250 के लेवल्स पर। अब इन करंट लेवल्स पर इन्हें अपनी जो होल्डिंग है उसका क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट में बैठे हैं, बट इनको होल्ड करना चाहिए। 48,300 तक की पॉसिबिलिटी जो है सिल्वर में दिखाई दे रही है, होल्ड करें। और इनका स्टॉप रहेगा 47,150 का। एक और कॉलर हमारे साथ है प्रताप सिंह जी जोधपुर से। प्रताप जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? एक जुलाई मंथ का ग्वारगम लॉट है, बाइंग किया हुआ 56 में। हेलो। ओके, हाँ जी प्रताप जी। होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? थोड़े बहुत 60 तक जाने का टारगेट। मनोज जी, गुआर में हमने देखा है काफी हद तक कच्चे तेल के साथ इसने मूव किया है और अब क्योंकि मॉनसून की प्रोग्रेस काफी बेहतर है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर गुआर सीड गुआर गम पर पड़ेगा। खरीदारी की हुई है प्रताप सिंह जी ने, क्या करना चाहिए? गुआर गम की अगर हम बात करें तो गुआर सीड के कंपैरिजन में कमोडिटी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है और जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों में कच्चे तेल में पॉजिटिव मूव आते हुए देखी है और रुपये मिली है तो अगले 2 से 3 दिनों के लिए इनको होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि जुलाई वायदा एक बार 5650 से 5700 के दायरे में आता हुआ दिखेगा अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो उस रेंज में जो है मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। वर्तमान स्तरों पर पोजीशन को होल्ड करें और 5400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, करंट लेवल्स होल्ड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और आपको आपके लेवल्स यहां पर मुनाफा वसूल। ओके, प्रथमेश नेचुरल गैस में इनकी खरीदारी है, काफी ऊपरी स्तरों पर है, 157 के लेवल्स के आसपास है। उसके बाद हमने मुनाफा वसूली भी नेचुरल गैस में अच्छी खासी आते हुए देखी है। क्या करना चाहिए शुभम को? आई थिंक क्लियरली मैंने इसके पहले भी शोज में कहा है कि नेचुरल गैस काउंटर में जो है पोजीशंस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये ऑलरेडी बहुत हायर पोजीशंस पे हैं, इनको निकल जाना चाहिए। हालांकि सपोर्ट जोन्स 122 है और रेजिस्टेंस जोन्स 139 है, ये दायरे में रहेगा। इनका बाइंग जो है उसके ऊपर है, मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एनर्जी सेक्टर में तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर काफी हद तक एक प्रेशर आते हुए देखा है, लेकिन प्रथमेश आपसे जानना चाहेंगे कि सोने में क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट खबर आ रही थी कि आरबीआई ने भी सोने में खरीदारी करी है मार्च के महीने में। पिछले साल भी यहाँ पर खरीदारी थी सोने में, इस साल भी अच्छी खासी खरीदारी आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व्स में यहाँ पर करता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं आप सेंट्रल बैंक बाइंग को और कितना सहारा सोना इससे ले सकता है? I think from a consumer point of view, 47,000, 48,000 is not a price wherein we can buy. But for central banks, they don't look at price. So central banks अगर additions कर रहे हैं, which means it is an indication that 2020 will be full of uncertainty. और uncertainty के माहौल में RBI की बात
करें तो बाकी सेंट्रल बैंक्स पे एडिशन करने की ये देखिए ऑप्शंस देखेंगे। मेरे ख्याल से गोल्ड जो है 2020 में मोमेंटम जो है अपसाइड की तरफ रहेगा। यहाँ से ऑलरेडी डबल डिजिट रिटर्न जो पहले 2020 के महीने में है वो दिखा चुका है गोल्ड, और करीब और 10% मूव यहाँ से पॉसिबल है, जो करीब M6 गोल्ड का प्राइस जो है 51,000 के आसपास मेरे ख्याल से 2020 के आसपास दिख सकता है। तो क्लियरली सेंट्रल बैंक खरीदारी पिछले साल में कई सालों के हाईज पर थी। आरबीआई की अगर बात करें तो पिछले साल 34 टन की खरीदारी आरबीआई ने करी थी, और इस साल की अगर बात करें तो अब तक 18 टन खरीदा है। आपको बता दें कि विश्व में 10वीं सबसे बड़ी होल्डिंग्स जो सोने की हैं वो आरबीआई के पास हैं, और ये हम ऑफिशियल गोल्ड की बात कर रहे हैं। जहां पर रिटेल गोल्ड की खरीदारी की बात आती है तो वहां पर भारत ऑफकोर्स सबसे बड़ा कंज्यूमर यहां पर है, और 2017 से यहां पर आरबीआई लगातार खरीदारी कर रहा है। ये 8 साल के गैप के बाद है, लेकिन उसके बाद क्लियरली जो नीति रही है सेंट्रल बैंक्स की, इंक्लूडिंग इंडिया के आरबीआई की, वो रही है सोने के गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाना, और वो हमने लगातार इस साल में भी होता हुआ देखा है। चलिए, ये बात तो हुई सोने की, लेकिन एक और एसएमएस हमारे पास आया है साजिद खान जोधपुर से। ये जीरे में खरीदारी करना चाहते हैं मनोज जी। बिल्कुल, जीरे में हमने ऊपरी स्तरों से फिर एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, लेकिन जुलाई वायदा की बात करें तो 13,500 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स जो है नजर आते हैं। जिस तरह से ग्लोबल लॉकडाउन जो है धीरे धीरे ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड जो है फिर बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से अगर इनका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी कर सकते हैं। 13,500 के आसपास अगर स्तर मिलते हैं जुलाई वायदा में तो खरीदारी करें। 13,100 के आसपास की स्टॉप लॉस लगाएं। 14,100 से 14,200 तक के स्तर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, खरीदारी आप साजिद जी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस यहां पर लगाना ना भूलें। ये राय है मनोज जी की। इसी के साथ मनोज जी, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।